किधर है वो? विकास, विकास। ओके। आज हम ड्राइंग पढ़ते हैं। आप ऐसे कहे होंगे तो ड्राइंग हो रखी है ना? विकास का हो रखी है। विकास वाले बैच वाले कौन कौन है? कोई बात नहीं, बैठ जाओ, पास वापस पढ़ लो। नहीं, 5-6 जन है। विकास का बैच है ये। वो कुछ कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? वो ढूंढो तुम। हाँ भाई। आपने लाइंस तो पढ़ ली थी। रेखाएं, रेखाओं के बारे में आपने अलग अलग प्रकार की रेखाओं के बारे में अध्ययन किया था। उसमें मेरा सिंपल सिंपल सवाल है, आप खड़े हो। B2 रेखा कौन सी है? कोई नहीं बोले, चुपचाप से इधर देखो। B2 रेखा कौन सी है? हैं? वो तो बी रेखा पूछूं, मैं केवल बी पूछूं तो वो भी एदर्शय के नहीं, एदर्शय के लिए हो जाए मान लो, या दर्शय के लिए हो जाए, वो अलग केस है। अभी तो दर्शय और एदर्शय केस चल ही नहीं रहा है। मैंने सीधा B2 पूछा, इसमें तो कंफ्यूजन है भी नहीं है। नहीं है, न एदर्शय है न डार्क है, और न तू अब की बार और बताएगा वो भी नहीं है। आपके अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आप बी पढ़ेंगे तो मैं सी पूछ लूंगा ना। अभी पढ़ के कितना पढ़ लेंगे? पूछने वाला तो मैं ही हूं। ठीक है, आप खड़े ही रहो ना, तो बैठना किस चीज का। आपको जो जो रेखाओं के बारे में ध्यान है वो बता दो। है? यही याद थी, वही भूल गए? वाह। विकास, तो बताइए, B7 रेखा कौन सी? ऊपर देख, इधर इधर, B7 रेखा। यस। इधर देख, हाँ इधर इधर। नहीं पता? ठीक है। पीछे वालों को क्या पूछा, उनके जीवन में डाउट भी तो नहीं है? क्या है डाउट उधर कोई? डाउट है? वो बड़ा शांत मन का आदमी है। आगे वाले नहीं पढ़ रहे हमारे तो। हाँ, आप बताओ। B9। आप बताओ आप। हाँ खड़े हो। अरे तुम बेटा। K2। सवाल है, परीक्षा का सवाल। रेखा के बारे में यही पूछ सकता कोई भी आदमी, क्या पूछेगा? आपने पूरे पन्ना पढ़ा, उसमें और कुछ पूछने लायक चीजें दिख रही है क्या?
दिख यही रही है, K2। और तो कुछ, हाँ आप खड़े हो, हेलो आप खड़े हो, नहीं आपके पीछे है। आपको जो अच्छी लगे वो तीन बता दो, कोई सी भी। B3, B3 वीकेंड रहेगा है। क्या बात करते हैं, यही कट, तीन तो ज्यादा हो जाएगी आपके लिए। हैं? अब तो तुझे बहुत नॉलेज है रे। अब बैठ जाओ, आता किसी को नहीं है, तो बैठ जा, तो बैठा हुई है। आपने पढ़ा है नहीं, केवल आप मेरा यही ध्यान रखते हो कि मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ कि छोड़ रहा हूँ। इसी काम के लिए घर से चला के आते हैं कि कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया, तो बता देंगे ये छोड़ दिया, पढ़ा दो बस, खत्म मामला। पढ़ भी लिया करो, आगे PDF। ठीक है, उधर कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन एंड व्यूज के बारे में। जो जो सारे चैप्टर पढ़ेंगे उसे आपको क्रम से ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, प्रोजेक्शन एंड व्यू के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से समझना है। प्रोजेक्शन एंड व्यू होता क्या है कि कोई भी हमारे पास वस्तु है, उस वस्तु को ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करना है। तो ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करना है। जब ड्राइंग शीट होता है तो उसे हम कहते हैं तल। किसका तल? प्रेक्षेप का तल। जो ड्रॉ होगा वो क्या है? प्रेक्षेप। और जिस शीट पे बनेगा उसे कहेंगे प्रेक्षेप तल। और जो रेखाएं आएगी वो उसे कहलाएंगे प्रेक्षेप रेखाएं। अब वो प्रेक्षेप क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी वस्तु मेरे पास है, ये मेरे पास जैसे मान लो मोबाइल पड़ा है, इसको मैं यहां से ऐसे देखूंगा और यहां से प्रकाश की, मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से प्रकाश की किरणें मान लो निकल रही है और जाके दीवार के ऊपर इसको ड्रॉ करना है, तो कैसा बनेगा? आयताकार। ठीक है, मैं इसको ऐसा तिरछा करूंगा तो थोड़ा सा उधर भी तिरछा बनेगा, और मैं इसको ऐसा करूंगा तो क्या बनेगी? एक चौड़ी लाइन बनी, ऐसा बना तो पूरा आयताकार बना। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका तात्पर्य ये हुआ है कि कोई ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यानी कि हम जो देख रहे हैं किसी वस्तु को, किसी ऑब्जर्वर के द्वारा किसी प्रेक्षेप तल पर किसी वस्तु का वस्तु को ड्रॉ करना ही क्या कहलाएगा? प्रेक्षेपण कहलाता है या प्रोजेक्शन कहलाता है। अब इसमें दो तीन चीजें होती है। अब जैसे मान लो ये कैमरा है और मैं इसके जस्ट पास में जाके देखता हूं और फिर सामने आगे पर्दे पर बनाता हूं ड्राइंग, तो ड्राइंग क्या बनेगी? बड़ी। आप ये समझ, अपने देखने से छोड़ो, आप समझो मैंने इसके पास में जाके टॉर्च से रोशनी डालूंगा तो पर्दे पर तो कैमरा ये है ना, ये कैमरा, इसका चित्र बड़ा बनेगा छोटा बनेगा? बड़ा बनेगा। जब मैं पास में जाकर रोशनी, मैं दूर से रोशनी डालूंगा और ये पर्दे के पास में होगा तो ये चित्र क्या बनेगा? छोटा। ठीक है, तो ये चित्र का आकार कम ज्यादा किसके आधार पर हुआ? कि ऑब्जर्वर तल और वस्तु के बीच की दूरियों पर निर्भर करता है, इन सभी पर निर्भर करता है। क्लियर? यहां पर सिंपल लाइन में यह कहा गया कि यह है हमारे पास भाई प्रोजेक्शन के बारे में। देखो उसने कहा एक है ऑब्जर्वर जो किसी वस्तु को देख रहा है। वस्तु क्या है? गन। इस वस्तु को देख रहा है। अब ये गन को देख रहा है तो गन के किनारे से लाइन निकल के यहां टकराई
दूसरी लाइन इस किनारे से निकल के ये टकराई, तीसरी उस किनारे से निकल के यहां टकराई, चौथा इस किनारे से निकलकर यहां टकराई। तो किसी वस्तु के किनारे से लाइन का गुजर के तल पर टकराया और फिर ये जो बिंदु बने, इन बिंदुओं को मिलाने पर जो निर्माण हुआ वो क्या हुआ? प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। भाई ये लाइन आई तो एक बिंदु ही तो बना, ये लाइन है इधर क्या बना? बिंदु। ये लाइन है इधर क्या बना? बिंदु। ये लाइन है इधर क्या बना? बिंदु। हमने इन बिंदुओं को मिलाया, तो बिंदुओं को मिलाने पर हमारे पास किसका निर्माण हुआ? प्रोजेक्शन का। ये प्रोजेक्शन का निर्माण करने का सबसे सिंपल तरीका है। किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग पेपर, स्क्रीन या सतह पर बनाकर या फोटोग्राफी के द्वारा चित्रण करने को उस ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं? प्रक्षेप। हमने किसी वस्तु का चित्रण किया है, चाहे फोटोकॉपी की हो, वह तो चित्रण ही है। किसी वस्तु की बाहरी सतह के विभिन्न बिंदु या कोनों से जाने वाली सीधी किरणों को किसी प्रक्षेप तल, ये तल है, किसी प्रक्षेप तल पर खींचा जाए तो प्रक्षेप तल पर विभिन्न बिंदुओं पर यह मिलता है, और इस प्रकार प्राप्त बिंदुओं को क्रम से मिला देने पर बनी हुई आकृति उस वस्तु का क्या कहलाएगी? प्रक्षेप। ठीक है। अब हमारे पास प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन है, जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक चित्रीय प्रक्षेप, एक होता है लंबकोणीय प्रक्षेप। हम सामान्यतः ड्राइंग के अंदर लंबकोणीय प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः ड्राइंग के अंदर कौन सा करते हैं भाई? लंबकोणीय प्रक्षेप का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और चित्रीय प्रक्षेप का प्रयोग हम कम करते हैं, लेकिन जब किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक साथ देखनी है तो चित्रीय प्रक्षेप होता है। लेकिन इन तीन में से कोई सा भी दो देखना है तो लंबकोणीय होता है। सबसे अच्छी ड्राइंग किसमें बनेगी? लंबकोणीय में। जिसमें एग्जैक्ट और सटीकता के साथ सारी चीजें दिखेगी तो वो लंबकोणीय प्रक्षेप है। इसलिए जो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल यही तो पढ़ते हैं हम सबसे ज्यादा। ये कौन से होता है हमारे पास? लंबकोणीय। लंबकोणीय का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर आने वाला जो प्रकाश वो अनंत से आ रहा है, और अनंत से आ रहा है तो क्या आएगा? समांतर आएगा। समांतर आएगा तो वस्तु के बराबर किनारों से टकराएगा, जितनी वस्तु का आकार है उतना ही तल पर बनाएगा। लेकिन चित्रीय प्रक्षेप वो किसी एंगल से आएगा, ऑब्जर्वर उसके पास में हो सकता है, इसलिए उसका आकार बड़ा या छोटा हो सकता है। लंब कोण का मतलब लंब कोण होगा। लंब कोण मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण कहां पर बनेगा? तल पर। तल पर बनने का मतलब यहां से किरणें क्या आएगी? समांतर। समांतर किरणें कहां से आती हुई मानी जाती है? अनंत से। यहां से कैमरे तक जाएगी तो किरणें समांतर थोड़ी ना हो सकती है, अनंत से किरणें आती हुई क्या मानी जाती है? समांतर। वो लंब कोणीय प्रक्षेप है। ये कौन से प्रक्षेप? चित्रीय। चित्रीय प्रक्षेप हमारे पास तीन प्रकार के: अक्ष परिमाण, तिर्यक और संदर्भ। अक्ष परिमाण को कहते हैं एक्सोनोमोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसमें आइसोमेट्रिक, डाइमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक आपने ये सुने हैं जरूर। आइसोमेट्रिक बनाए भी होगा, ठीक है। ये तीनों नाम सुने होते हैं, ये इनके बारे में खास जानकारी आपको होती नहीं है। तिर्यक प्रक्षेप तो तीन प्रकार के हैं: एक केवलियर, एक कैबिनेट, एक क्लिनोग्राफिक। ये हमारे पास होते हैं तिर्यक प्रक्षेप। और तीसरा संदर्भ, कि भाई आपने रेफरेंस पॉइंट, किस रेफरेंस पॉइंट के अनुसार आपने चित्रण किया है। हम कहते हैं ना कि भाई कोई भी आप देखते हैं किसी व्यक्ति का, मान लो आप बैठे हैं, फोटो खींचा, तो आपको यह देखना पड़ेगा किस एंगल से खींचा है, यानी वो किस बिंदु से उस चित्र का निर्माण हुआ है। तो उस बिंदु को कहते हैं संदर्भ बिंदु। उस बिंदु को क्या कहते हैं? संदर्भ बिंदु। तो एक होता है संदर्भ बिंदु के हिसाब से समांतर, या एक बिंदु संदर्भ कोणीय, या दो बिंदु संदर्भ, या तीन बिंदु संदर्भ। यह संदर्भ हमारे पास कहलाता है। सबसे पहले हम चित्रीय प्रक्षेप के अंदर देखते हैं। चित्रीय प्रक्षेप पढ़ने के बाद में हम लंब कोणीय प्रक्षेप के बारे में देखेंगे। जो चित्रीय प्रक्षेप होते हैं वो वह प्रक्षेप जिसमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों एक साथ किसी वस्तु की देख सको, वह है चित्रीय प्रक्षेप, यानी चित्र का निर्माण हुआ है। ड्राइंग का अच्छा निर्माण नहीं हो, ये चित्र का निर्माण माना गया है। आपने देखो ये ऐसा रखा है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी क्या आ गई? ऊंचाई। तीनों चीजें साथ में दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है? तो ये हमारे पास कौन सा प्रक्षेप कहलाता है? चित्रीय प्रक्षेप। ये प्रक्षेप चित्रीय प्रक्षेप है, ठीक है। चित्रीय को पिक्चोरियल कहते हैं।
अच्छा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिख रही थी, इसे त्रिविमीय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? केवल दो बनते तो उसे द्विविमीय कहते हैं। लंबकोणीय द्विविमीय बनाएगी, जबकि ये क्या बनाएगी? त्रिविमीय ड्राइंग। अब ये कितने प्रकार के? तीन। एक अक्ष परिमाण, दूसरी तिर्यक, तीसरी संद्रव। हम इस सभी के बारे में ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अक्ष परिमाण के बारे में। अक्ष परिमाण है वो हमारे पास है जो तीन प्रकार के हैं। एक होता आइसोमेट्रिक, एक डाइमेट्रिक, एक ट्राइमेट्रिक। चीजें बराबर क्रमागत ध्यान रखना। जब प्रोजेक्टर तल के लंबवत तथा एक दूसरे के समांतर हैं, तब तल पर प्राप्त होने वाला प्रक्षेप एक्सोनोमेट्रिक कहलाता है। यानी कि प्रोजेक्टर तल के लंबवत होना चाहिए और एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। यानी मान लो ये बोर्ड एक तल है, ये एक वस्तु है, तो ये वस्तु इस तल के क्या होनी चाहिए? समांतर। और यहां से इसके ऊपर क्या आ जाना चाहिए? लंबी आ जाना चाहिए, है कि नहीं है? तो ये है तल के लंबवत तथा एक दूसरे के समांतर हैं, तो तल पर प्राप्त होने वाला प्रक्षेप एक्सोनोमेट्रिक कहलाता है। घन के कोणों के द्वारा ये अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन हुआ है। पहला हमारे पास है सम परिमाण। परिमाण समान है। परिमाण समान है तो भुजा सारी समान है। भुजा समान है तो कोण क्या होगा? समान। और यहां पर टोटल कोण 360 डिग्री बनेगा, तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री बना? 120, 120 और 120। ठीक है। अब ये मैं मान लो मेरे पास ये है, वो एक तल है, इस तल पर ही बनाना है। ठीक है, इस तल पर बनाऊंगा तो ये 120 है। तो आप मुझे बताओ, मैं एक सीधी लाइन ये खींच लेता हूं। ये सीधी लाइन खींचा तो ये कितना डिग्री है? 90। ये भी कितना डिग्री? 90। और ये टोटल 120 था, तो ये कितना बचा है? 30। और ये भी कितना बचा है? 30। तो ये 30 बचा है। तो यहां से इसकी लाइनें खींचूंगा तो कितने डिग्री कोण पर आएगी भाई? 30 डिग्री। ये ऐसे तो बनेगा ना भाई? तो बताओ, यहां 120 20 लिखो, यहां 30 30 लिखो, बात बराबर ही है कि नहीं है? ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री आया। ये 30 डिग्री और 30 डिग्री कब आया? जब आप कहेंगे हमारे पास दोनों कोण 120 20 है। ये दोनों 120 20 है, तो तीसरा भी क्या होगा? 120, क्योंकि योग तो 360 है। अब तो तीनों कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बराबर हुआ। तो तीनों भुजा भी क्या रहेगी? बराबर। इसलिए ये कहलाता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक सम परिमाण। परिमाण क्या है? समान है, इसलिए से क्या कहते हैं? सम परिमाण। अब तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन दूसरा हमारे पास है द्विसम परिमाण। ये तुझे तो एक बार वापस ही बता रहा हूं, पहली बार तो तू पढ़ भी चुका है। आते ही मैंने यही पूछा है। आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक इसे कहते हैं जिसमें हिंदी में कहते हैं सम परिमाण। यानी सभी भुजाएं क्या होगी? समान। तो सभी कोण भी क्या होंगे? समान। और एक बिंदु पर टोटल कोण कितना होता है? 360। तो बताओ, सभी कोण समान करना कितना कितना डिग्री होगा? 120 20 डिग्री का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आएगी कि नहीं आएगी? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने घर से निकलते समय सोचा ही नहीं है। हम ये घन बना रहे हैं कि घनाभ बना रहे हैं, बेलन बना रहे हैं कि आयत बना रहे हैं कि वर्ग बना रहे हैं? बताओ। घन बना रहे हैं। ये भी आपके पड़ोसी ने बताया आपको, दिख रहा ना? घन में हमारे पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसके अलावा और कुछ होता है क्या? तो कितनी चीज हुई? 3 हुई। 3 हुई तो इसे हम क्यों से आकृति कहते हैं? त्रिविमीय। विमा का मतलब डायरेक्शन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यदि मैं वर्ग बनाता या मैं आयत बनाता तो उसमें भुजा कितनी होती है? 2 ही, लंबाई और चौड़ाई। इसके बारे में बात होगी। तो वो क्या होता है? एक तल पर बनता है, वो तो हमारे पास क्या कहलाता है? द्विविमीय। तो त्रिविमीय में भुजा कितनी होगी? 3। अब बताओ मुझे कोई ऐसी आकृति बताओ जिसे एक जगह से 4 भुजाएं निकलती हो।
है। पिरामिड में अंतिम बिंदु पे जाके चार भुजाएं मिलती है। पिरामिड में नीचे तल होता है, तल होता है 2D। किसी भी जगह कोण पर बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, वो 3D होगा। तो एक अंतिम बिंदु पर मिलेगी, वहां भुजा ज्यादा होती है। वहां कोण का महत्व नहीं, तो कोण का महत्व नीचे होता है सारा ही। तो इसलिए हमारे पास भुजा कितनी होगी भाई? 3 होगी। और तीनों भुजा बराबर रखनी है, तो 360 में 3 का भाग दोगे तो कितना आया? इसलिए प्रत्येक भुजा कितनी हुई? 120। यहां तक तो कंफ्यूजन है भी नहीं ना। कंफ्यूजन है ये 30-30 डिग्री क्यों है, तो ये ध्यान रखना। ये कितना डिग्री? 90। ये कितना? 90। ये 90, तो ये कितना डिग्री? 30। और ये कितना डिग्री? 30। ठीक है। अब ये रहा मामला। क्लियर? ठीक है। अगला हमारे पास आया द्विसम परिमाण। द्विसम परिमाण क्या कहलाता है? डायमेट्रिक। द्विसम परिमाण किसे कहते हैं बताओ? जिसमें केवल दो कोण समान, उसे द्विसम कहेंगे। और त्रिसम जिसमें कोई भी समान नहीं है, वो त्रिसम कहना है, ट्राइमेट्रिक। तो ये तो हमारे पास आइसोमेट्रिक हो गया। ये हमारे पास डायमेट्रिक है। देखो दो कोण समान है कि नहीं है? एक 105, दूसरा भी 105। ये कितना हो गया? 210 प्लस 150 कितना हो गया? 360। अब ये 105 105 है, तो यहाँ लाइन खींची, तो यहाँ कितना डिग्री आया भाई? 15 डिग्री। और यहाँ कितना है? 15। तो ये 15 डिग्री है, 15। जरूरी नहीं 105 105 ही हो। आपको ये बना के देते हैं कि ये 115 है, ये 115 है, तो ये कितना होगा? 130। 115 यदि ये आ गया, तो आप कहोगे ये कितना डिग्री है? 25। कितना डिग्री आएगा? 25 डिग्री आएगा। तो ऐसे बनेगा। तो इसमें कोई भी दो कोण समान है, वो डायमेट्रिक है। जब तीनों ही भिन्न भिन्न कोण है, 105 135 120, तीनों भिन्न भिन्न है, तो कौन सी है? ट्राइमेट्रिक। तो ये एंगल 15 डिग्री बना, तो ये कितना बन गया? 45। क्योंकि 90 के बाद में कितना बचा है? 45। या 90 के बाद कितना बचा है? 15। इस पर ही फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो ये हमारे पास है त्रिसम परिमाण, ट्राइमेट्रिक। तो आकृति के तीनों फेज तल के साथ असमान कोण बनाते हैं, उसे ट्राइमेट्रिक कहते हैं। और जिसमें आकृति के दो फेस तल के साथ समान कोण बनाते हैं, परंतु एक फेस अलग कोण बनाता है, उसे डायमेट्रिक कहते हैं। क्लियर? अगला हमारे पास प्रक्षेप है तिर्यक। तिर्यक प्रक्षेप का मतलब है तिरछा बनना, जिसमें तीसरी भुजा वास्तविक लंबाई से कम भी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है। ये तिरछा बनाना। लेकिन तिरछा क्या बनाओगे? तिरछा कुछ बनाओ, इसमें ये कहेगा पहली लाइन तो तुम सीधी खींचो और दूसरी लाइन तुम लंबी खींचो, ये तो निश्चित है। वो कहेगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तिर्यक प्रक्षेप में तीसरी भुजा क्या होगी? तिरछी। तिर्यक प्रक्षेप में क्या है? तीसरी भुजा तिरछी। जबकि आपने अक्ष परिमाण पढ़ा था, तो आपने तल से ही शुरू ऐसे किया है। जबकि ये शुरू तल से कैसे हो रहा है भाई? इस प्रकार, पहली क्षैतिज रेखा सीधी, और फिर उसकी कौन सी रेखा आएगी? ऊर्ध्वाधर रेखा। तीसरी भुजा क्या होगी? तिरछी। यही मतलब है, ये तिर्यक रेखा। अब जो तिरछी रेखा होती है, वो 3 प्रकार के कोण पे बनती है। एक 45 डिग्री पर, एक 30 डिग्री पर, एक 60 डिग्री पर। सामान्यतः 45 व 30 का ही प्रयोग किया जाता है, 60 का प्रयोग कम किया जाता है, क्योंकि 60 में आकृति ढंग से दिखती नहीं है, आपके सामने बनी हुई है। 45 और 30 तक आकृति क्या है कि ढंग से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों से ही नजर आ जाए। यह है प्रक्षेप, तिर्यक प्रक्षेप।
तो बताओ तिर्यक प्रक्षेप किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के प्रक्षेप में वस्तु की तीन विमाओं में से एक विमा क्षैतिज के समांतर, दूसरी क्षैतिज के लंबवत व तीसरी विमा क्षैतिज के किसी कोण पर होगी। और कोण सामान्यतः कितना होना चाहिए? 45 डिग्री या 30 डिग्री। सामान्यतः क्या होगा? 45 डिग्री या 30 डिग्री। तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु की क्षैतिज के समांतर व लंबवत वाली विमाएं वास्तविक लंबाई से अधिक लंबाई की होती है। जो समांतर होती है क्षैतिज के और एक लंबवत होती है, वो वास्तविक लंबाई से अधिक लंबाई की होती है, जबकि तिर्यक विमा या तो कम लंबाई की होगी या बराबर लंबाई। और ये दोनों लंबाई है जो वास्तविक लंबाई से क्या होगी? ज्यादा। और ये आपको दिख भी रहा है, ये कम ही है, ये क्या है? ज्यादा है। ये विमा के आधार पर इसको तीन प्रकार में बांटा गया है। एक केवेलियर, एक कैबिनेट, एक केलियोनोग्राफिक। तीन प्रकार से, ठीक है। केवेलियर प्रक्षेप किससे कहते हैं? जिसमें कोण कितना डिग्री बने? 45 डिग्री। तो इसे फुल स्केल कहते हैं। और इस फुल स्केल के ऊपर ये जो भुजा है वास्तविक लंबाई के बराबर बनेगी। तो जब प्रक्षेप तल प्रक्षेप रेखा 45 डिग्री का कोण बनाए तो प्राप्त प्रक्षेप केवेलियर कहलाएगा। और वस्तु की तिर्यक विमा की लंबाई व प्रक्षेप की तिर्यक विमा की लंबाई के बराबर होगी। जो वास्तविक लंबाई है वही हमारे पास तिर्यक विमा की लंबाई के बराबर होगी। अगला कैबिनेट है। कैबिनेट ये कहता है तो 45 डिग्री पर ही, लेकिन इस भुजा को आधी कर दिया जाए तो इसलिए हाफ स्केल कहलाएगा। वो कह रहा है होता 45 डिग्री पर ही हो, लेकिन भुजा को आधी करने पर क्या कहलाएगी? हाफ स्केल। जब प्रक्षेप रेखाएं तल से इस प्रकार कोण बने कि दो अक्षों से 30 अक्ष की लंबाई आधी बने, तो कैबिनेट कौन सी कहलाएगा? प्रक्षेप। ये कोण 45 डिग्री पर भी हो सकता है और 30 पर भी हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोण कितना, मतलब ये भुजा कितनी हो उसे आधी, उसे हाफ स्केल है। और हाफ स्केल पर कौन सा है? कैबिनेट। और फुल स्केल पर है केवेलियर। तीसरा है केलियोनोग्राफिक। केलियोनोग्राफिक ये कह रहा है कि केवेलियर और कैबिनेट प्रक्षेप वस्तु का मुख्य फेस प्रक्षेप तल के समांतर बनता है। मुख्य फेस तो तल के समांतर बना। कुछ मामलों में वस्तु को किसी कोण पर घुमाना हो, अभी तो ये समांतर बना कि नहीं बना, कुछ मामले में इसको थोड़ा घुमाना हो तो वो हमारे पास कौन सा ग्राफिक कहलाएगी? केलियोनोग्राफी। उसे हम कहते हैं केलियोनोग्राफिक। वापस देखो सभी चीजों का सार। आपने सबसे पहले देखा था कि हमारे पास प्रक्षेप क्या होता है? किसी वस्तु को तल पर बनाना, ड्राइंग करना क्या कहलाता है? प्रक्षेप। इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वर से जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं, जो किरणें जा रही है वो तल पर गिरती है, उन बिंदुओं को मिलाने पर एक ड्राइंग बन जाती है, उसे प्रक्षेप कहते हैं। जो किरणें जा रही है उसे प्रक्षेप रेखाएं कहते हैं, और जो तल होता है उसे प्रक्षेप का तल कहते हैं। क्लियर? फिर आपने देखा था कि ये हमारे पास प्रक्षेप मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन सा है? तो एक तो हमारे पास था चित्रीय और दूसरा था लंबकोणीय। लंबकोणीय तो दो प्रकार का होगा, एक फर्स्ट डिग्री, एक थर्ड डिग्री एंगल। जबकि चित्रीय प्रक्षेप है हमारे पास तीन प्रकार का था। एक अक्ष परिमाण है, एक तिर्यक है और एक संदर्भ है। अक्ष परिमाण है चित्रीय होते ही कौन सा? जो लंबाई चौड़ाई उनसे तीन होता है वो चित्रीय है। अक्ष परिमाण यानी कि भुजाओं के परिमाण के ऊपर निर्भर कर रही है, अक्ष के परिमाण पर निर्भर कर रही है, वो अक्ष परिमाण कहलाता है। यदि तीनों कोण समान है तो आइसोमेट्रिक, दो समान है तो डायमेट्रिक, और तीनों असमान है तो ट्राइमेट्रिक। यही तो थे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है तिर्यक। तिर्यक हमारे पास कितने प्रकार के हैं? तीन। एक था केवेलियर, एक था कैबिनेट और एक था केलियोनोग्राफिक। केवेलियर उसे कहा है जो हमारे पास फुल स्केल बनाए, यानी कि उसकी जो तिर्यक रेखा की लंबाई है वास्तविक लंबाई के बराबर हो जाए, तो उससे हम कौन सा कहते हैं? केवेलियर। जब तिर्यक रेखा की लंबाई वास्तविक लंबाई से आधी हो, चाहे किसी भी कोण पर बना हो, तो आप कहेंगे ये कौन सा है? कैबिनेट। लेकिन कुछ मामलों में हमें उस ड्राइंग को थोड़ा घुमाना पड़ता है,
क्योंकि अभी तक जो ड्राइंग बनाई है इसमें चित्र में मतलब इसमें तिरक रेखा में एक रेखा क्षैतिज, दूसरी क्या थी ऊर्ध्वाधर, तीसरी थी तिरछी। उसने कहा यदि ड्राइंग कोई कुछ मामले में घुमाना पड़े तो वो ड्राइंग क्या कहलाएगी, केलियोनग्राफी। ये लाइन ध्यान रखना, ठीक है। संदर्भ प्रक्षेप, संदर्भ प्रक्षेप में आपको विशेष रूप से कुछ पढ़ना नहीं होता है, ध्यान से आपको यह देखना होता है कि जो ड्राइंग बनाई गई है उसका रेफरेंस पॉइंट किधर है। ड्राइंग बनाई गई है, रेफरेंस पॉइंट किधर है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति मान लो सनसेट के समय फोटो खिंचाता तो वो ऐसे खिंचाता है कि सूरज उसके हाथ में आ जाए, है ना। तो वो ये देखा जाता है कि इसमें जो ये आपने ड्राइंग बनाई है उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो आप कहेंगे भाई नीचे की तरफ से, काफी नीचे से फोटो ली गई है। कई बार आदमी ऐसे उछल मतलब ये कूदता है तो वो ऐसा कहेगा ऐसी फोटो आनी चाहिए कि मैंने बहुत ऊंचा जंप लगाया, बहुत लंबा लगाया है। तो वो क्या है कि तल से लेट के फोटो लेता है कि अब तो ऊंचा जंप, काफी ऊंचा दिखेगा। तो इसका मतलब है जो फोटो देख के आप बताते हो कि इसका रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, ये फोटो कहां से ली गई है। यानी जो ड्राइंग बनाई गई है वो ऑब्जर्वर किस जगह से ये चीज देख रहा है, ऑब्जर्वर किस जगह से ये चीज देख रहा है, उस पॉइंट को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। कई बार रेफरेंस पॉइंट एक होता है, कई जगह दो होता है, कई कई मामले में रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तीन तीन होते हैं, ठीक है। वो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। ये दो रेफरेंस पॉइंट का है। वेनिस पॉइंट भी कहते हैं कि भाई ये इस प्रकार ड्राइंग बनी। तो कहा इस प्रकार की ड्राइंग तुमने किधर से देखी, भाई इधर से आपको इतनी बड़ी दिखी, उधर से उतनी छोटी दिखी, तो वो आपके उस तरफ से रेखा आएगी। तो देखो बराबर आई, इधर से बराबर आई। अब ये रेखाएं, ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया। अब हमारे पास ये लाइन सीधी आगे जाएगी, ये लाइन सीधी आगे जाएगी तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तब ये बनी। तो ये जो लाइन तो इन रेखाओं के आगे आने पर मिली। तो ये हमारे पास उन दोनों रेफरेंस पॉइंट के कारण ऐसी ड्राइंग बनी है। तो ड्राइंग में देखा जाता है रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, उससे संदर्भ रेखा कहते हैं। हम कभी बनाते हैं नहीं सामान्यतः, संदर्भ रेखा तो बनाते हैं, मतलब ड्राइंग वो बनाती है जब किसी को पुरानी गलियों का फोटो बनाना है तो वो फोटो बनाते समय संदर्भ ड्राइंग को काम में लेता है कि भाई पुरानी गलियों में क्या है कि वो चौड़ाई भी दिखनी चाहिए, लंबाई भी दिखनी चाहिए, मकान भी दिखने चाहिए, देखता ना। तो उसमें अलग अलग रेफरेंस पॉइंट लेके उन चीजों को ड्रॉ करता है, तो वो वहां काम आती है। बाकी हमारे सामने ड्राइंग में रेफरेंस पॉइंट की ड्राइंग हम करते ही नहीं है। आप में से यदि कोई कॉलेज रेगुलर गए हैं तो भी आपने नहीं की होगी, आप लास्ट में आइसोमेट्रिक तक आपने की है। कॉलेज में डायमेट्रिक भी जनरली नहीं करते, आइसोमेट्रिक वो कहते हैं आइसोमेट्रिक करो, आइसोमेट्रिक बराबर बन रही है कि नहीं बन रही है, वही तो आपको चेक करते हैं, यही चेक होता है। बाकी तो सोच रहे हैं ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। कौन कौन गए थे रेगुलर, हाँ तो तू वो गए था, तू तो वही है ना जो ऐसे ही थोड़ी पास हो गया। एक दिन मैंने इसे को पूछा, मैंने कहा ये ड्राइंग तो तू जानता होगा, कहा तो जानता था सर, मैं ऐसे थोड़ी पास हो गया। ऐसे कुछ था, इसका मामला था ना क्या। वापिस ये है कि कोई भी जैसे मान लो ये ड्राइंग बना के दें आपको, कि ऐसा आपने किधर से देखा कि आपको ये कोई गन है वो ऐसा नजर आया। हमें तो कभी ऐसा गन नजर नहीं ऐसी था, क्योंकि हम देखते हैं एक बिंदु से, एक बिंदु से किसी गन को देखने में ऐसा नजर आएगा ही नहीं। तो इसने कहा हमने देखा दो बिंदु से, एक देखा इधर से, एक देखा इधर से। इधर से देखा तो ये लाइन मिली, ये लाइन मिली, इधर से देखा तो ये लाइन बनी, ये लाइन बनी, बाकी जो लाइनें थी वो हिडन में रह गई। अब इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे बढ़ाया तो इसकी लास्ट लाइन तो ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी कॉर्नर। तो अब ये इस प्रकार का लंबा कॉर्नर तो तब मिलेगा ना जब हमारे पास रेफरेंस पॉइंट ये दो है। ये दो रेफरेंस पॉइंट से किसी गन को देखा तब गन की आकृति ये बनी। और ऐसा काम कब लेते हैं, जब आपको चित्रकारिता में
पुरानी गलियों के चित्र बनाने हो या इस प्रकार के चित्र बनाना हो जिसमें आपको ऐसा बताना होता है कि गली भी कितनी लंबी है, गली की चौड़ाई भी ढंग से दिखनी चाहिए, पता चलनी चाहिए, और पता चलना चाहिए मकान है बीच में और गलियां भी जा रही है, ऐसा कुछ बनाते ना वो ड्राइंग, उनमें रेफरेंस पॉइंट का काफी ज्यादा महत्व होता है। बाकी रेफरेंस पॉइंट का मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया कि कोई कुतुब मीनार के ऊपर जाकर ऐसा करके फोटो खिंचवाता है, कुतुब मीनार से तो ज्यादा उसकी हाइट है नहीं, लेकिन वो किस एंगल से लिया गया उसके आधार पर तो बनता है, वो होता है रेफरेंस पॉइंट। कि यार तूने कैसे फोटो लिया कि तूने कुतुब मीनार की चोटी को पकड़ लिया, तो वो कहता है रेफरेंस पॉइंट है, हमने इधर नीचे की तरफ से फोटो खींचा तो ऊपर है जो ज्यादा एंगल बन जाएगा, है कि नहीं, उससे कहते हैं। वैसी ड्राइंग होती है, उस ड्राइंग को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट ड्राइंग। अब वो ड्राइंग कोई लंबाई चौड़ाई पे थोड़ी हुई है, वो तो रेफरेंस पॉइंट पे हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आपने जो यदि पढ़ा भी है कॉलेज के अंदर, तो यह है लंबकोणीय प्रक्षेप। जो भी पढ़ा लंबकोणीय प्रक्षेप भी चलता था, हम पढ़ते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप। क्लियर? लंबकोणीय प्रक्षेप में किसी ड्राइंग के तल पर एक साथ दो ही दिशा बता सकते हो, लंबाई या चौड़ाई, चौड़ाई या ऊंचाई, लंबाई या ऊंचाई। इसके अलावा आप बाकी की रेखा नहीं बता सकते हैं। आप चाहें तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं और उससे भी पूछ सकते हैं, उनके मोबाइल में ऐसा लिखा हुआ है नहीं। एक जूता मारो उसके जोर से, एक उसके मारो पीछे वाले के। तूने क्या आज रिचार्ज कराया? हैं? ओके, कोई बात नहीं। हाँ भाई खड़े हो, इधर खड़ो करो, खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, आप पीछे पीछे, आपके पीछे वाला और आपके आगे वाला, हाँ खड़ो। बताओ तिरक प्रक्षेप कितने, अरे तू बैठ जा रहे, तू सीधा साधा आदमी है, ढूंढने काम मेरा है। बताओ तिरक प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? तिरक प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? कौन से कौन से? क्या एक एक है? एक दो तीन मिनट पॉइंट तो मैं लिख दूं, अब बता नाम क्या लिखा हुआ है मोबाइल में, क्यों चला रहा है? कॉलेज गए रेगुलर? तुझे क्या लगता है पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये कब पढ़ेगा फिर? थोड़ी तो चेता रखना चाहिए ना भाई, तुम आए हो बैठे हो, इतना क्या मैसेज आ जाता तुम्हारे? अच्छा जो हुआ, मैंने उनको खड़ा नहीं किया, इनको, क्योंकि इसका भी एक कारण है। उनको चेता आ गया कि भाई हाँ ठीक है, मैं मोबाइल चला रहा था, सर ने देख लिया। इनको अभी तक वहम था, मैं ढंग से तो पता चला ही नहीं। फिर ये पड़ोसियों से बात कर रहा था, क्या क्या सर ने, इधर देख लिया करो। इतना आगे बाद में चर्चा करने की आवश्यकता होती नहीं है ना। अब हम देखते हैं लंबकोणीय। तो हमने चित्र प्रक्षेप में यह देखा था कि उसमें भाई तीन डायरेक्शन साथ में दिखेगी, कौन सी? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लेकिन लंबकोणीय में तो जैसे मेरे पास ये पोडियम है, ये मान लो पोडियम है, ठीक है, और आप उधर से देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे, अनंत से किरणें आ रही है, तो अनंत से किरणें आएगी तो सामने क्या दिखेगा? केवल आयत। केवल क्या दिखा? आयत। आयत में क्या हुआ? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अब आप यदि मान लो इसको ऊपर से देखेंगे तो भी आपको क्या नजर आएगा? आयत। उस समय क्या आएगा? लंबाई और चौड़ाई। इधर से देखेंगे साइड में तो क्या नजर आएगा? फिर आयत आएगा, लेकिन ऊपर वाली लाइन थोड़ी तिरछी है तो आप समलंब कर दो, चतुर्भुज, ठीक है। तो ये भी क्या रहेगा? आयत है, समलंब, चतुर्भुज, दोनों ही क्या होते हैं? 2D होते हैं।
अच्छा, इसमें क्या दिखेगा आपको? एक तो ऊंचाई, एक चौड़ाई। तो आपने दो से ज्यादा भुजा देख ही नहीं पाए। वो कौन सा प्रक्षेप है? लंब कोणीय, क्योंकि लाइन है अनंत से आ रही है। अब मुझे क्या, आप यहां से देखो, मैं यहां से देख रहा हूं ना, मैं एक्चुअल मुझे लंबाई दिख रही है, मुझे चौड़ाई भी दिख रही है, और मुझे ऊंचे ये लंबाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिख रही है यहां से। अब मैं यहां से जो देख के बनाऊंगा वो है चित्रीय, वो है चित्र। और जो अनंत से किरण आएगी वो कौन सा कहलाएगा? लंबकोणी। तो आपको पहली बात तो फर्क पता चला, ड्राइंग तल पर बनने वाली दो प्रकार की, एक लंबकोणी है, एक चित्रीय। तो जब हम चित्रीय के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि हम यहां से मैं देखूंगा और एक में इतना दूर जाके देखूंगा तो इनकी भुजाओं के अंदर ड्राइंग में अंतर आएगा। अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तीनों साथ में तो दिख रही है, लेकिन वो तो बिंदु पे तय करेगी ना भाई कहां से देखा गया है। तो आइसोमेट्रिक है, डाइमेट्रिक है कि ट्राइमेट्रिक है, केविलियर है, कैबिनेट है कि कैलियोनग्राफिक है, या कोई रेफरेंस पॉइंट से बनाया गया है। सारे ही कौन से होते हैं? होते तो चित्रीय हैं। लेकिन जब लंबकोणीय प्रक्षेप बनाओगे तो एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि वो किरणें कहां से आ रही है? अनंत से। समांतर किरणें कहां से आ सकती है? अनंत से ही आ सकती है। तो अनंत से किरण आती है, तो उसमें केवल दो ही रेखा एक साथ बनेगी, या तो लंबाई चौड़ाई, या लंबाई ऊंचाई, या चौड़ाई ऊंचाई। क्लियर? तो प्रेक्षण रेखा आपस में समांतर हो अर्थात अनंत से आती हो तो इसके साथ प्रक्षेप तल में लंबवत हो तो लंबकोणीय प्रक्षेप है। यही हमारे पास टेक्निकल ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसी को हम प्रयोग करते हैं। लंबकोणीय में हम क्या है कि दो भुजाएं हमें एक साथ दिखती है, इसलिए मैं सभी भुजाओं को माप बराबर लेना है तो कम से कम या तो हमें दो व्यू बनाने पड़ेंगे, टॉप व्यू व फ्रंट व्यू, और यहां फिर आपको बनाने पड़ेंगे तीन, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। जैसे मेरे पास एक बेलन है, उसका मुझे दो ही व्यू लेना है, एक टॉप व्यू सर्किल बनेगा, एक फ्रंट व्यू आयत बनेगा, और कोई सा व्यू है ही नहीं। साइड व्यू लोगे तो वही आयत बनना है, ठीक है। लेकिन यदि मेरे पास कोई भुजा किधर से तिरछी कटी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है थोड़ी बहुत, तो उसमें मुझे तीन आवश्यक पड़ेगी, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। आप कहोगे सर ज्यादा कटा हुआ तो हम और व्यू ले सकते हैं, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, और है तो रियर व्यू, बॉटम व्यू। टोटल व्यू 6 होंगे, लेकिन सामान्यतः कितना काम लेते हैं? 3, क्योंकि हमें यह भी तो देखना ना कौन से तल पर कौन सा हमारे पास ड्राइंग का व्यू बनेगा। क्लियर है? ओके। तो ये हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में कॉपी पर आप ड्राइंग करते हो तो कितने काम लेते हैं भाई? तो हम कहते हैं कि सामान्यतः 3 व्यू ले लेते हैं, लेकिन यदि 3D डायग्राम है तो उसको 3 व्यू में बनाना पड़ेगा। लेकिन हम जो ड्राइंग बनाना चाहते हैं वो हमेशा लंबकोणीय बनाना चाहते हैं। जब यदि मान लो आपने इस प्रकार बताया है कि टेबल की टॉप व्यू ये है, तो आपका कहने का मतलब है ये क्या आई? लंबाई, ये क्या आई? चौड़ाई। आया कि नहीं आया? ये तात्पर्य होगा। तो एक साथ कितनी भुजाएं दिखेगी? 2। अब प्रक्षेप में शब्दावली क्या आएगी वो थोड़ा सा ध्यान रखना, फिर हम आगे की चीजें देखना है। मैं समझा नहीं। चित्र और चित्र नहीं, वो तो एक ही था। चित्रीय प्रक्षेप में सीधा सीधा चित्र का निर्माण होता है। पिक्चर, पिक्चर का निर्माण होगा तो उसे आप क्या कहेंगे? पिक्चोरियल। पिक्चोरियल का मतलब क्या होता है? चित्रीय। चित्र प्रेक्षक में तो चित्र बनना ना भाई, वो किसी बिंदु को देख के बनना है। किस बिंदु से बनना है? हैं? स्विंग करवाएं? स्विंग करवा दो भाई। ये चल नहीं रही।
अरे कोई बात नहीं, हम कर देते हैं थोड़ा बहुत सेटल। बाकी क्या है कि आपको 1 और 2 दिन इस प्रकार का मामला देखना पड़ेगा। वो बिफोर जो ही आ रहा है तो उम्र ज्यादा बढ़ गई है। अरे मैं कुछ नहीं लगाना मुझे, मेरे बस का है भी नहीं, वो बिफोर जो ही आ रहा है। समझा करो, इसलिए गर्मी नहीं है, उमस है। वो बिफोर जोई का प्रभाव है। बारिश होने से पहले होता है ना भाई, बादलों के कारण उमस बहुत ज्यादा, तो वो उमस है, गर्मी नहीं है। और उमस क्या है कि हाथों हाथ किसी से कोई मिटे नहीं भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, उमस अलग होती है, गर्मी अलग होती है। उमस बहुत ज्यादा होती है तो ऐसी भी क्या खास काम कर नहीं पाती है। अभी का मामला है उमस का चल रहा है, कल और उमस की संभावना रह सकती है ज्यादा। परसों तक मामला सेटल हो जाएगा, या तो बारिश हो जाएगी या फिर बिफोर जो ही अपना चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। यदि इस प्रकार का किसी भी भैया ने किया तो उस भैया के हाथ काट दिए जाएंगे। ऐसी हरकतें करने वालों को पूरी सजा मिलेगी। मैं मैं एक्चुअल मैं इस मामले डिस्टर्ब होने का मैं क्या पूरा पढ़ा नहीं पाता हूँ। अरे क्या है कि मैं आपको मामला बताऊं, मामला इतना ही है कि गर्मी लग रही है, वो लग रही, सबको पता है उमस के कारण लग रही है। उमस एक्चुअल में यहां नहीं है, आप बाहर चले रास्ते में पैदल चल रहे थे तो भी आपको गर्मी लग रही थी, उमस थी वो। आप पैदल आ रहे थे ना तो भी आपको गर्मी लग रही थी, सुबह 7 बजे भी, वो उमस थी। और उमस का कोई इलाज है नहीं, उसका इलाज है बारिश। सीधी सी बात है ना भाई, उमस का इलाज तो बारिश है। बाकी हमारी कोचिंग में हाईएस्ट ऐसे इस रूम में है और तो किधर है भी नहीं इतनी, लेकिन फिर भी रहती है। और वो उमस के कारण है, बाकी गर्मी है तो चली जाती है। बाकी तो आपको पता है कि गर्मी पहले भी इसे चली गई थी, लेकिन उमस के कारण वापस प्रभाव रहता है। बिपोर जोय नाम बांग्लादेश ने रखा है, उसका अर्थ होता है आपदा। यदि आगे से कभी और चक्रवात आएगा तो उसका नाम भारत रखेगा और उसका नाम होगा तेज। ये आपके जीके की प्रश्नोत्तरी हो गई। अब हम करते हैं ये, ध्यान रखना भाई, बिफोर से बांग्लादेश ने रखा है, नाम के अर्थ क्या होता है आपदा। और अगला जब चक्रवात है उसका नाम रखेगा भारत, उसका नाम होगा तेज है। फिक्स होता है, बिना फिक्स हुए मैंने ये क्यों कहा कि भारत रखेगा, मेरे कौन से सरकार से ज्यादा जानकारी थी। मैं यदि आपको कह रहा हूं कि अगला नाम भारत रखेगा, इसका मतलब फिक्स है। तभी मैं कुछ बोर्ड में मेंबर तो हूं नहीं जो मैं कहूंगा मैंने प्रस्ताव दिया है बाकी सबको सेटल कर दिया है? और देश रखते हैं, ये 10-11 देश होते हैं जो चक्रवात का प्रभाव आते हैं, उन सभी देश का अलग अलग बार नंबर आता है। एक सा मैं साहित्य 2011-12 में पढ़ रहा था तो एक चक्रवात आया था, उसका नाम पाकिस्तान ने रखा था, कोई कैटरीना कोटरीना ऐसा कुछ था, ऐसा ही कुछ था, मतलब नाम मैं भूल गया। मतलब था ऐसा, मतलब ये नाम ये नहीं था लेकिन था ऐसा ही, मतलब ऐसे अलग अलग देश रखते हैं नाम हैं। ताऊते किसी और देश ने रखा था, म्यांमार ने। हाँ, तो ये इसका मतलब है कि उस, क्योंकि ये आपदा होती है कई देशों को प्रभावित करती है ना, तो वो कहते हैं भाई मिलके एक नाम रख लो। तुम उधर कहोगे कि बिपोर जो अयार हो, इधर वाले कहेंगे हमारे ये अयार को, है तो एक ही नाम, अलग अलग क्यों दो, नाम एक ही दे दो इसलिए। बाकी नदियों के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, चाइना में नाम क्या है? चाइना में क्या नाम है? सांगपो। भारत में कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और यही बांग्लादेश में एंटर होती है तो क्या बनती है? पद्मा तो गंगा बनेगी, मेघना यही नहीं है, ये तो
पद्मा में कुछ मिलेगा तो मेघ में बनेगा जमुना, जमुना बनती है ना। चलो छोड़ो, आपकी जीके देख ली। मुझे मतलब वो भी वहम नहीं है कि भाई ठीक है ये कम पढ़ते हो तो आप जीके पढ़ते होंगे। और मैं कभी भी मैं एक चीज कहता हूँ, देखो मैं सभी फैकल्टी को भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ जीके में यदि मैं कभी कोई सवाल आपके सामने फेंकूंगा तो वो निश्चित रूप से परीक्षा में आया हुआ है। मैंने जीके कभी पढ़ी नहीं है, मैंने पेपर बहुत पढ़े हैं, क्योंकि मैं मैथ भी पढ़ाता था, रेलवे की रीजनिंग भी पढ़ाता था, तो वो पेपर तो मैं पूरे पढ़ते ही रहता था। तो पेपर पढ़ते रहता था तो मैं जीके के सवाल पढ़ लेता था साथ साथ में, तो जो याद रह जाए वो रह जाए। तो मेरे पास डाटा वही है जो पेपर में आया है, इसके अलावा मेरे पास एक्स्ट्रा डाटा है नहीं। और आपको भी मैं वही पूछता हूं जो डेटा परीक्षा में आता है। और जीके आपकी काफी कमजोर है। इसका कारण इतना ही है कि आप घर जाके एक्चुअल में पढ़ते हैं नहीं, एक्चुअल में तो आप सीरियस भी नहीं है, कारण यही है। बाकी सीरियस नहीं हो तो भी चल जाएगा, बस दो चीज ध्यान रखना, मैथ और वर्कशॉप कैलकुलेशन ढंग से कर लेना, तो बाद में सीरियस हो गए तो भी काम चल जाएगा। मैं आपको रियल बताऊं, यदि और मैथ और वर्कशॉप कैलकुलेशन में सीरियस नहीं रहे तो बाद में सीरियस हो गए तो भी खास काम नहीं चलेगा है। प्री पास नहीं हुआ, प्री पास 100% होगा जिसकी मैथ अच्छी है। और मेरे से लिख के ले जाओ, इसलिए मैंने पहला नाम मैथ का लिया है। प्री कैसे पास नहीं होगा, जिसकी मैथ अच्छी है आप मेरे से लिख के ले लें, वो प्री पास हो गई होगा लोको पायलट का। मैथ अच्छी है, रीजनिंग में किसी को जोर नहीं आना। 25 नंबर का पेपर में सवाल आते हैं, 22 से ज्यादा किसी के आते नहीं है, और ढंग से जो भी पढ़ता है वो 20-22 नंबर लाता है। रीजनिंग का मामला ये है, 25 तुम मर खप जाओ तो आने नहीं, तो ही आ सकते हैं, 25 तो भी नहीं आने देने, मतलब इतना खतरनाक मामला है। मैथ आपकी अच्छी है तो मैथ में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये मैटर हो गए 45 नंबर का, ठीक है। मैंने दूसरा भाग बताया ही नहीं, और मैं आपको फिर गारंटी के साथ कहता हूं कि जिसकी वर्कशॉप कैलकुलेशन अच्छी होगी उसको फिजिक्स तुरंत ही ठीक हो जाएगी। मैंने नाम दो लिए हैं, उन दो नाम के तात्पर्य से इतना ही अर्थ है कि सीबीटी 1 का भी 52 नंबर का पेपर वो परीक्षा में सेटल करके आएगा बंदा 75 में से, सीधा सीधा। चाहे केमिस्ट्री हाथ नहीं लगाए, बायोलॉजी का हाथ नहीं लगाए, जीके की भी हाथ नहीं लगाए, तो भी 52 नंबर सेटल करके आता वो। मामला ये है, लेकिन शर्त इतनी है कि उसको मैथ और वर्कशॉप कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैं आपको यही कहा, बाकी सीरियस नहीं हो तो काम चल जाएगा। यदि तुमने मैथ ही नहीं पढ़ी, वर्कशॉप कैलकुलेशन ही नहीं पढ़ी, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ड्राइंग नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, ड्राइंग वापस पढ़ सकते हो, ड्राइंग में 10 दिन से ज्यादा लगना भी नहीं है, आपको भी पता है। लेकिन वर्कशॉप कैलकुलेशन सीखने में लग जाए, मैथ में टाइम लगता है, इसलिए उनको थोड़ा ध्यान रखना, बाकी सारी परीक्षा निकल जाए। जीके तो क्या है कि ठीक है, वेटेज दिल्ली पुलिस की तैयारी करें उनको जीके जीके पढ़ना है 50 नंबर का, बाकियों के कहां जीके हैं इतना, अपने तो इधर है नहीं इतना जीके। बट है कि अपने जीके रेलवे में वो ठीक करके आता है जो बातचीत और प्रचलन में जीके के यूज कर लेते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछते रहता है ना, उसकी जीके ठीक होती है। जिन बच्चों की, कोई भी, मैं टेक्निकल बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूं, तो टेक्निकल जितने भी पढ़ रहे हैं उनकी सबकी जीके कमजोर होती है, और जीके मजबूत है तो गारंटी से लिखा दो टेक्निकल कमजोर है। टेक्निकल का जीके का खास मिलाप है नहीं, क्योंकि दोनों के थॉट प्रोसेस दिमाग में अलग प्रकार के होते हैं। टेक्निकल जिसकी ठीक होगी तो वो टेक्निकल हिसाब से सोचेगा, फिर वो जीके के हिसाब से नहीं सोच पाता है। जीके कमजोर भी चल सकता है, आप उसको टेक्निकल तरीके से करें। टेक्निकल तरीका जीके का यही होता है, एक दूसरे से पूछते रहें। कभी भी आपने कुछ पढ़ा है तो पूछ ले पड़ोसी से कि भाई, हाँ मतलब आते हैं तो उसमें यही है ना, एक दूसरे से पूछते रहे। जैसे ऐसे पूछ लिया कि भाई बताओ, मेक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में तो है, कहां से कहां है, अब तुम घूमो। तुम्हें इतना ही पता था वो तो मैंने प्रश्न में दे दिया,
तुम्हें जितना पता था वो तो मैंने प्रश्न में दे दिया, जो पूछो वो आपके पास है नहीं, है कि नहीं मामला। तो आपको ये देखना है कि मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश की तरफ है कि जम्मू कश्मीर की तरफ है? अरुणाचल प्रदेश की तरफ है। तो जम्मू कश्मीर की तरफ LAC है, LOC नहीं, LAC। भारत और चीन के बीच में LAC है, भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC है। सामान्य जानकारी चाहिए होती है। मतलब इससे क्या होता है कि ये होता है कि जीके पढ़ने का मन कर जाए। मतलब ये नहीं कहता कि आपको बैठ के ऐसे रटो कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, अपना क्या लेना देना है। उतना पढ़ो कि जिसमें आपको बेसिक है कि आप अब काफी बड़े हो रहे हैं, तो आपके घर जाते हो तो आपको भतीजा भतीजी पूछते होंगे, फिर पूछते हैं कि बताओ चाचा छत्तीसगढ़ की राजधानी किधर है? चाचा के ये तो मुझे मालूम नहीं है, वो ठीक नहीं है ना। और आजकल स्कूलों में जीके का पोर्शन चल रहा है, मैं बता दूं, मेरे बच्चे जाते हैं इसलिए मुझे पता है। स्कूलों में पोर्शन चलता है जीके का, और उनको कैपिटल याद करवाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें उनको याद करवाते हैं, नदियों के नाम याद करवाते हैं, और वो 100% वो आपसे आके पूछेंगे। फिर पता चला चाचा तो खुद बगना हो रखा है, पता चल नहीं रहा जीके में क्या चल रहा है। मतलब मेरा ये कहना है कि उतनी बेसिक जीके आनी चाहिए, बाकी गहराई की जीके तो हम लास्ट में पढ़ते हैं तो याद भी हो जाती है, लेकिन जब हम बेसिक ही नहीं पता तो गहराई वाली दिक्कत आएगी ना भाई। मामला इतना ही है, बेसिक मालूम होना चाहिए। बाकी मैं ये थोड़ी कहता हूं कि भाई 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, है? ये मैंने सवाल नहीं पूछा, बाकी आपके परीक्षा में सवाल पूछा हुआ है, क्योंकि उसमें विशेष घटना हुई थी, आपको पढ़नी पड़ती है। बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए ना, स्थापना कब हुई, क्या हुआ, क्या मामला हुआ। बेसिक आधा घंटा ढंग से डेली जीके पढ़ते हो तो केवल पढ़ने से जीके कभी याद नहीं होती है। मेरा यह मानना है कि जो आपने सीखा है दूसरे से पूछ डालो, नहीं आता उसको तो उसको बता दो, कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। फिर तीसरा मिले तो उसे वही पूछ लो, उसको नहीं आता तो उसको ही बता दो, और चल जाता। मैं तो आपको बताऊं जीके याद करने का तरीका यही होता है, फिर आपको कंफर्म याद हो जाता है, फिर आप भूलते नहीं है। क्योंकि टेक्निकल वालों को जीके से पढ़ना पड़ता है, और कोई तरीका है नहीं, बहुत ज्यादा वेटेज है नहीं, तो 10-15 मिनट आधा घंटे में जो भी पढ़ा एक दूसरे से पूछते रहो। या फिर आप कमरे में 2 जने 3 जने जो रहते हो, कह दो भाई आधा आधा घंटा जीके पढ़ते हैं अपन, मैं 20 सवाल पढ़ता हूँ, सब 20-20 सवाल पढ़ लो, फिर एक दूसरे से सवाल पूछ लेते हैं। इससे याद होने की शक्ति बढ़ती है जीके में विशेष रूप से। मैंने विशेष रूप से जीके पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि मुझे जीके याद इसलिए हुई, मैंने पूछी बहुत है, क्योंकि मेरे को ऐसा एग्जाम था नहीं जिसमें जीके आती है, ठीक है ना। और तूने पूछा था मैथ पढ़ाते थे क्या, वो तो मैं पढ़ाता था। क्या कंपटीशन दिया? मैंने कंपटीशन क्रैक भी किया है। मैंने कंपटीशन दिया था, जो मेरे सबसे कम स्तर का दिया था वो तो था जेई जूनियर इंजीनियर, और BSNL में होता था उस समय नाम TTA, अब उसका नाम कर दिया जेई। TTA आती थी, TTA पहले JTO, एक TTA। हम हमारे क्या है कि उस समय TTA है, उसमें हम सिलेक्ट हुए थे, और एक उसमें हम गए नहीं। NPCIL जो था उसमें हमारा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया था, फाइनल मेरिट में रह गए थे, उसमें होता तो हम चले जाते। हाँ उसमें चले जाते। एक बेल में इंटरव्यू हुआ था, सेल में हमारी वैकेंसी कम थी, जिस समय हम पढ़ रहे थे सेल में वैकेंसी कम थी, क्योंकि उसमें डिपेंड होता ना कि आप जिस ईयर में आप पूरी तरीके से तैयारी करो तो कौन से PSU की भर्ती आती है। क्योंकि बीटेक करने वाले को यदि जाना है तो 2-3 चीजों में जाना होता है। एक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में ESE, IES पहले कहते थे, आजकल IES का मतलब होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इसलिए इसका नाम ESE कर दिया सिविल सर्विसेज ने। एक होता है PSU में, 2 में जाने का सपना होता है। बाकी क्या है कि जनरली जो ज्यादा ढंग से पढ़ता हो जेई वही में थोड़ा सा कम जाता है, मैंने भी अक्सर देखा, मैं खुद भी नहीं गया। इन 2 में क्या होता है कि सुविधाएं लग्जरी ठीक दी जाती है।
ईएससी में क्या है कि शुरुआत में मेरा 10 नंबर से रह गया था मैं, जब मैंने एग्जाम दिया था। और फिर दूसरी बार क्या है कि सबके आर्थिक तंगियां आती है, तो फिर मैंने कहा ईएससी बनना है तो अपन ठीक है पढ़ाना शुरू कर देते। पढ़ाना मुझे आता था शुरू से, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाना शुरू करने के बाद में क्या ये पता चला कि ये जिम्मेदारी वाला ज्यादा काम है। आपके पास जो पढ़ने आ रहा है उसके नोट्स का भी आपको ध्यान रखना है, आपके पास जो पढ़ने आ रहा है उसके डाउट सॉल्व करवाना भी आपका काम है। और यदि आप ये काम ढंग से करते हैं तो और ज्यादा लड़के आ जाते हैं, और नहीं करते हैं तो जो है वो भी चले जाते हैं। रियल बताओ ना, ये दो ही कारण है। मैंने थोड़ा ढंग से किया तो और ही लड़के आ गए, और लड़के आ गए तो मैं 99 के फेरे में पड़ गया। 99 के फेरे में पड़ने के बाद कौन सा परीक्षा निकले। और टीटीए ज्वाइन नहीं करने का कारण था उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी जितनी चाहिए थी। जितनी मतलब जितनी चाहिए थी उतनी थी। हैं जेई कर दिया ना उसका नाम, मैंने यही तो बोला ना स्टार्टिंग में कि पहले टीटीए नाम था, अब जेई कर दिया उसका नाम। पोस्ट नहीं हटाई, नाम चेंज किया, जेई कर दिया। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने खुद का ही पढ़ाया, फिर साथ साथ में मैंने किसी एक दो संस्थान के अंदर पढ़ाया। टाइम इंस्टीट्यूट में मैंने गेट वालों को बहुत पढ़ाया। फिर मैंने एक पेज में पढ़ाया, कोई वहां कोचिंग थी जेई जूनियर इंजीनियर। मैं कई बार मैंने कहा भी है, मैं एक्चुअल बताऊंगा मैं आईटी के बारे में कुछ नहीं जानता था जब पढ़ाना आया था। और मेरा कोई ऐसा था भी नहीं कि मुझे आईटी को पढ़ाना था। मैं पढ़ाना आया था गेट को, और मैं पढ़ाता गेट को भी था, और इंग्लिश भी पढ़ाता था। मैं कॉलेज में पढ़ाता था। उसमें कॉलेज में एक उन्होंने मुझे लेक्चर दे दिया था फर्स्ट ईयर में कि भाई आपको फर्स्ट ईयर की क्लास लेनी है। तो मैं चला गया, मैंने कहा ठीक है भाई अपन तो लेते हैं, फर्स्ट ईयर ले लेंगे। फर्स्ट ईयर में लेने लग गया तो उन्होंने मुझे पूछा कैपेसिटर को हिंदी में क्या कहते हैं। मैंने कहा मुझे क्या पता, कैपेसिटर कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट फ्लो होती है। अच्छा क्या बीटेक फर्स्ट ईयर में हम भी गए थे, हम 12 तक हिंदी मीडियम थे, बाद में गए थे इंग्लिश मीडियम थे, लेकिन बाद में 7 साल तक लगातार आप इंग्लिश में रहते हो तो हिंदी के नाम सब भूल जाते हैं, वो इंग्लिश के नाम रहते नहीं ध्यान में। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम क्या है। तो वो क्या फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं ना उस क्लास में ज्यादातर तो हिंदी मीडियम होते हैं, कुछ होते हैं इंग्लिश मीडियम, कम होते हैं इंग्लिश मीडियम। ये बीटेक फर्स्ट ईयर का सीन होता है, और उनको पढ़ना सबको इंग्लिश में होता है। तो शुरुआत में बच्चों को काफी दिक्कतें आती है। तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा नहीं पता। वो उनको कई चीजों ने कई टर्म पूछी है, मैंने कहा कि ये इंग्लिश में ही है, हिंदी में अपने को नहीं मालूम। तो मेरे शिकायत गई कॉलेज में, कहे कि वो क्या पढ़ा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, हिंदी में तो पता ही नहीं इनको। तो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि भाई आप हिंदी में बताओ। मैंने कहा मैं तो हिंदी में नहीं बता सकता, मैं इंग्लिश में बताऊंगा। आप चाहें तो मेरी फर्स्ट ईयर से क्लास हटा दें, मैं फाइनल ईयर और थर्ड ईयर दो को ही पढ़ाना चाहूंगा। तो फिर मैंने उन दो को ही पढ़ाया, 1 साल ही पढ़ाया मैंने कॉलेज, दो को ही पढ़ाया। और मैं हिंदी पढ़ाना चाहता ही नहीं था। फिर मैंने जेई का बैच लिया, एक एसएससी जेई का बैच। उस बैच में क्या है कि पॉलिटेक्निक के बच्चों ने ज्यादा एडमिशन ले लिया, बीटेक के बच्चों ने कम लिया। तो इस मेरे पूरे हिंदी आने के मामले में जो मदद की है ना वो पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थियों ने की है, क्योंकि वो है मिक्स खुद। तो वो कैप्शन लिखने पर दूसरा बच्चा कह देता सर ये संधारित रहे। तो उसमें क्या है, केवल बीटेक वाले बैठे हैं तो उनको खुद को नहीं पता हो, केवल आईटी वाले बैठे हैं तो उनको खुद को इंग्लिश नहीं पता हो, डिप्लोमा वाले हैं वो दोनों में होते हैं। तो वो उन्होंने काफी मदद की। उसके बाद मैंने हिंदी की किताब लाके पढ़ा, मैंने कहा क्या क्या कहते हैं देख लेते हैं। फिर देख ली तो पता चल गया, तो फिर ठीक रहा मामला। एक ही बात है कि जो परीक्षा का पैटर्न चेंज होता ना, तो आपको मैं जब पढ़ा रहा था उससे पहले जितने भी पढ़ाने वाले थे आईटीआई वालों को, वो सब आईटीआई किए हुए थे। मैं आपको रियल बताऊं, मैं जब पढ़ाने लगा था उससे पहले जितने भी आईटीआई वालों को पढ़ा रहे थे वो आईटीआई किए हुए थे। यहाँ कोई हद मार के डिप्लोमा वाला रेयर टू रेयर था नहीं, लगभग आईटीआई किए हुए थे। वो आईटीआई वालों को पढ़ा रहे थे, हिंदी इनको ही आती थी और वापस उनको ही समझानी थी। बीटेक वालों को इनके दूर दूर से कोई रिश्ता था नहीं, क्योंकि बीटेक वाला कोई भी हिंदी पढ़ना चाहता ही नहीं था। जब मैंने पढ़ा, ज्यादा मेहनत की हिंदी, तो टेक्निकल तो मुझे अच्छी आती थी डिटेल में, ठीक है, और हिंदी मैंने सीख ली। तो फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ाना अच्छे से शुरू कर दिया। शुरू में मेरी काफी शिकायतें चलती थी, मार्केट में ऐसा होता था वो तो ज्यादा डेप्थ में पढ़ाते हैं,
अब उसका नहीं चल रहा, अब दूसरों के बारे में चल रहे हैं, ये तो ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं। अब दूसरों के बारे में ये चल रहा है, पहले मेरे बारे में चलते थे, डेप्थ से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि डेप्थ आजकल तो आता ही पेपर डेप्थ में है, लेकिन पहले पहले ये चलता था कि ये डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, तो अलग अलग टाइम है। दूरक सर है, उनको भी हिंदी नहीं आती, इनको हिंदी सिखाने मेरी बहुत भूमिका रही है। दूरक सर को मैंने क्लास में भेजा, मैंने कहा सर इनको आप है ना ऐसी मशीनें पढ़ा के आओ। दूरक सर गए, उन्होंने कहा ये फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करते हैं। तो बच्चे ने पूछ लिया सर फेराडे को हिंदी में क्या कहते हैं। दूरक सर का मैं क्या जानू फेराडे हिंदी, फेराडे बंदे का नाम है, फेराडे व्यक्ति का नाम है। आईटी वाले उन्होंने क्या कर इंग्लिश में लिख दिया था फेराडे। दूरक सर ने ये लिखा फेराडे। तो बच्चे ने पूछ लिया सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो मुझे पूछा हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने कहा हिंदी में ये कहते हैं। अब आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, जहां जहां अटको ये ले लेना काम है। हैं? कोटले तो पढ़ाते गए तो कोचिंग तो बढ़नी होती ना, हो गए हैं? ये 100% है, ये तो मैं हर सेमिनार के अंदर बोलता हूं। मैं सेमिनार के अंदर पहले सेमिनार बताता हूं, सिलेबस आईटी का आता है। वो अब की बार आए हैं, अब की बार आए हैं बीटेक वाले। इससे पहले आपको बीटेक वाले बहुत कम दिखते थे। मैं आपको रियल बताऊं, 2018 में लोको पायलट बीटेक वाले दबा के बने हैं। उससे पहले वालों में बीटेक वालों को टॉर्च से ढूंढना पड़ता, तब जाके मिलता था, इतने ज्यादा थे नहीं। अब की बार 2018 में बीटेक वाले बहुत ज्यादा बने थे, क्योंकि वो एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था। ये भी बेरोजगार थे, पढ़ने का और कोई जुगाड़ नहीं था, तो यही पढ़ते हैं। और वो क्या है कि 2012-13 के बाद इंजीनियरिंग की हालतें भी खराब हुई थी, भर्ती आनी पीएसयू बंद हो गई थी, तो सारे इंजीनियरिंग वाले एसएससी में आ गए थे। बीटेक वाले, बीटेक वालों को जैसे एसएससी में सिलेक्शन होगा वो रेलवे छोड़ देंगे। कुछ भी हो उनको क्या है वो कर, मैं बताऊं सबसे ज्यादा बीटेक वाले कैसे सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि वो कर एसएससी की तैयारी थे। फॉर्म आया था रेलवे का, सीबीटी 1 आया था, उन्होंने कहा फॉर्म डाल देते हैं, डाल दिया। सीबीटी 1 में था क्या, मैथ रीजनिंग जीके साइंस पास हो गए, सारे पास वही हो गए, सारे पास हो गए वही हो गए। तो उनको लगा कि अब उस समय सीजीएल में चल रहा था आंदोलन, उनके गेट के बाहर 2 महीने तक धरना चल रहा था। उस पूरे साल में कोई भर्ती थी नहीं, एसएससी की कोई भर्ती नहीं, सीजीएल थी नहीं सीएचएसएल थी। इन्होंने कहा जब भर्ती है ही नहीं, 2 महीने पढ़े हैं तो थोड़ा टेक्निकल पढ़ लेते हैं, क्या पता लोको पायलट बन जाए। इन्होंने पढ़ा और उनका किस्मत इतना अच्छा था कि एलपी सीबीटी 1 के सीबीटी 2 के पार्ट ए में वर्कशॉप कैलकुलेशन आ गई और बीटेक वाले लग गए। फिर बीटेक वाले जो नहीं लगे ना, वो इसलिए नहीं लगे, वो ट्रेड में फेल हुए। यदि वो ट्रेड में पास होते तो और लगते, बहुत जने ट्रेड में फेल हुए थे। बाकी उनको सबसे ज्यादा पॉइंट मिले हैं तो सीबीटी 2 के पार्ट ए में वर्कशॉप कैलकुलेशन का आना, उन्होंने उन सवाल को हैंडल किया। बाकियों की तुलना में 5-7 नंबर इजीली, 30 नंबर में से आपकी तुलना 5-7 ज्यादा लेके आया। और कट ऑफ में क्या फर्क होता है, 1-2 का होता है, वो 5-7 ज्यादा ला रहे हैं तो पास तो होंगे ना। तो उनका फैक्टर वही था, टेक्नीशियन बन गए ना भाई, टेक्नीशियन। वो तो किस्मत अच्छी थी कि उस समय पद हो गए थे 64,000, तो टेक्नीशियन के पद हो गए थे 37,000। ढंग से पढ़ने वाला तो आईटी वाला भी लगा ही है, लोको पायलट नहीं लगा, टेक्नीशियन लगा ज्यादातर। अब की बार टेक्नीशियन के पद आएंगे, जहां तक मेरा अनुमान है 50,000 से अधिक टेक्नीशियन के पद काफी हैं। लेकिन आप आईटी के हो तो आपको मानने तभी जब पढ़े हुए, जब लोको पायलट आप निकाले। टेक्नीशियन में तो क्या आईटी वाले ही हैं वैसे, क्या पॉलिटेक्निक, क्या पॉलिटेक्निक वाले क्या है कि हमेशा हिसाब के ही होते हैं, बच्चे ही हिसाब के ही लगते हैं, दोनों तरफ ही मिक्स में आ जाते हैं ना। टीएसडी क्या है, पूरा नाम बताओ, है क्या ये चीज, क्या है? डीएसडीसी, मैं बताऊं क्या, नाम पहली बार सुना है। मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा इसको, मैं सोचूंगा, पहले सर्च करूंगा ये है क्या।
हाँ भाई, ऐसा है। अब आप ध्यान रखो ऐसा, हमारा नौकरी ज्वाइन नहीं करने का कारण था मुझे पढ़ना आता था, मैं आपको बता दूं। और हमारे साथ में जो एमटेक करते हैं वो लगभग जो है ज्यादातर पढ़ाते हैं और लगभग अच्छे खासे पैकेज में रहते हैं। अभी भी आप में से सीकर के बहुत सारे होंगे, तो प्रिंस स्कूल है सबसे बड़ी, उसका फिजिक्स का एचओडी मेरा रूममेट ही है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, तो कोई एलन में पढ़ा रहा है, तो कोई जेई को पढ़ा रहा है दिल्ली में, तो सब ज्यादातर इसमें कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। तो वो दिक्कत रहती नहीं है कि नौकरी नहीं लगती है, नौकरी नहीं वाला सीन नहीं होता। जब आप पढ़ते हैं ना, आप एवरेज पढ़ाई करते हैं तो आपको डर रहता है कि आपके कंपटीशन ज्यादा है। जैसे ही आप एवरेज से ज्यादा पढ़ेंगे आपको लगेगा कंपटीशन है ही नहीं। आप देखो कि यदि कट ऑफ 77 जा रही है या 73 जा रही है, तो 71 से 75 के बीच में पूरी दुनिया पड़ी है। 75 के बीच में बाद में बहुत ही कम लड़के आते हैं, बहुत कम लड़के के 81 नंबर आया। जब कट ऑफ 73 गई ना, बहुत कम के 81 नंबर आता है। लेकिन यदि कट ऑफ 73 गई तो 73.5 बहुत जनों के हैं और 72.5 ही बहुत जनों के। तो दुनिया एवरेज पे पड़ी रहती है। एवरेज से थोड़ा ज्यादा जाओ, कंपटीशन बहुत कम है। एवरेज में सारी भीड़ है। सबको कहते हैं कि भाई मैं 2 घंटे रीले देखूंगा, उसकी तो भीड़ बहुत है। लेकिन आप यदि इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करके रखते हैं तो वो भीड़ बहुत कम है कि नहीं है? आप पहले सर्च कर लो। तो ये फर्क यही है, फर्क यही है। आप तो क्या, वो तो छोड़ो, आप तो इतना ही नहीं कर पाते हैं कि सोशल मीडिया के अकाउंट का बैकग्राउंड डाटा ऑफ करना, वो भी आपसे नहीं होता। बैकग्राउंड डाटा ऑफ करने का मतलब यह कि आपका डाइवर्जन खत्म हो गया। जब आप किसी सोशल मीडिया को खोलोगे तभी आपके पास मैसेज आएगा, उससे पहले मैसेज नहीं आ सकता। बैकग्राउंड डाटा ऑफ करने का मतलब तो यही होता है। आप वो तक नहीं कर पाते हैं। आप सोचो, तो आप एवरेज के अंदर हैं और एवरेज में कंपटीशन है। आप इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं। एवरेज से ज्यादा जाने पर कंपटीशन बहुत ही कम है। प्रक्षेप तल के बारे में हमने देखा था। प्रक्षेप तल यानी कि एक तल होता है जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शन बनाते हैं। एक तल होता है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन बनाते हैं, उसे हमने क्या कहा था? प्रक्षेप तल। सब शुरुआत में कह दिया था। प्रक्षेप रेखाएं, ऑब्जर्वर से जो रेखाएं जाती है वो क्या कहलाती है? प्रक्षेप रेखा, या उसे कहते हैं प्रेक्षपी। ठीक है। तीसरा हमारे पास कौन सा है? स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट किसे कहते हैं? जो ऑब्जर्वर होता है, जहां से वस्तु को देखता है, वो क्या होता है? स्टेशन पॉइंट। उसे स्टेशन पॉइंट कहते हैं। क्षैतिज तल, क्षैतिज तल का मतलब है जो जल, स्थिर जल के ऊपर वाली सतह होती है ना, वो कौन सी होती है? क्षैतिज। तो वो क्षैतिज तल कहलाता है। ये तल कौन सा है? क्षैतिज। और ये इसके क्षैतिज तल के लंबवत क्या होगा? ऊर्ध्वाधर। तो ये हमारे पास कौन सा तल है? क्षैतिज। और ये कौन सा तल है? ऊर्ध्वाधर। तो एक है क्षैतिज तल, दूसरा कौन सा है? ऊर्ध्वाधर तल। तीसरा आता नाम अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल। तो ये देखो, एक तीसरा मोबाइल दो भाई। एक क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल के साथ आपने ये लंबवत बना लिया, तो ये आपके पास कौन सा हो गया? ऊर्ध्वाधर तल। अब इस क्षैतिज तल के साथ एक और लंबवत हो गई, ये भी लंबवत है कि नहीं है? और ये यदि लंबवत है तो ये हमारे पास क्या लगेगा? अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल। एक एक्स्ट्रा में है कि नहीं है? है तो क्षैतिज के ऊपर ऊर्ध्वाधर ही है, 90 डिग्री पर है, तो ये अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल कहलाता है। क्लियर? अगला है आधार रेखा। आधार रेखा वो होती है जहां क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों कटते हैं, तो बीच में जो एक रेखा बनती है ना, उसे कहते हैं आधार रेखा। ठीक है। फोटो दिखाएंगे तो पता चलेगा ज्यादा आराम से। ये रहा, ये जो नीचे वाला ये प्लेन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? एचपी। प्लेन क्या दिख रहा है? एचपी, यानी हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन का मतलब क्षैतिज तल। ये जो तल दिख रहा है वो कौन सा? ऊर्ध्वाधर तल। इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल प्लेन, वीपी। ठीक है। और एचपी और वीपी जहां क्रॉस करते हैं वो लाइन बनती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं? आधार रेखा। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? रेफरेंस बिंदु या रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। तो ये कौन सा तल है? क्षैतिज तल।
ये कौन सा तल है? ऊर्ध्वाधर तल। और ये कौन सी रेखा है? तो आप कहेंगे ये रेखा हमारे पास आधार रेखा है। ठीक है, तो एक क्षैतिज तल, एक ऊर्ध्वाधर तल और एक है आधार रेखा। ठीक है, आपने देख लिया ये हमारे पास कौन सा एचपी, ये कौन सा है वीपी। एचपी ये एचपी के ये हमारे पास क्या होता है ऊपर, देखो ये हमारे पास क्या है एचपी, ये हमारे पास क्या है वीपी। और एचपी के ये देखो हम क्वाड्रेंट कौन सा है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये कौन सा है द्वितीय, ये कौन सा है तृतीय और ये कौन सा है चतुर्थ। अब देखो पहला और दूसरा चतुर्थांश क्या कहेगा? एचपी के ऊपर, तीसरा और चौथा एचपी के नीचे। पहला और दूसरा कहां है? एचपी के ऊपर, तीसरा और चौथा एचपी के नीचे। ठीक है, अब ये देखो आप ध्यान से, पहला और चौथा वीपी के सामने, दूसरा और तीसरा वीपी के पीछे। ये इधर वाला क्या होगा? वीपी के सामने, इधर वाला क्या होगा? वीपी के पीछे। ये हमारे पास क्या होगा? एचपी के ऊपर और ये एचपी के नीचे। तो बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट एचपी के क्या है? ऊपर और वीपी के क्या है? सामने। अबोव एचपी फ्रंट वीपी, ये मतलब निकला। सेकंड क्या है? एचपी के ऊपर वीपी के पीछे, अबोव एचपी बिहाइंड वीपी। तृतीय कहां है? एचपी के नीचे वीपी के पीछे, तो एचपी के नीचे बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। और चौथा कहां है? एचपी के नीचे वीपी के सामने, बिलो एचपी फ्रंट वीपी। याद रह जाएगा। चतुर्थांश 4 है, एक हो गए एचपी, दूसरा क्या हो गया? वीपी। ठीक है, एचपी हमारे पास क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल के जो लंबवत होता है उस तल को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर तल, और जहां दोनों लाइनें काटती है उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं? आधार रेखा। ठीक है, कोई सा भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। वर्टिकल प्लेन ऐसा लिखा है? नहीं, परीक्षा में इंग्लिश हिंदी दोनों में कोई सा भी आ सकता है। वर्टिकल प्लेन आ सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन लिखा हुआ आ सकता है, क्षैतिज तल भी लिखा हुआ आ सकता है, ऊर्ध्वाधर तल भी आ सकता है। तो परीक्षा में इनमें से कोई सा भी, हिंदी भी नाम लिख सकते हैं, इंग्लिश भी नाम लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना। परीक्षा में सामान्यतः दो तलों का उपयोग किया जाता है, वो हमने देख लिया। एक होता है सहायक तल। सहायक तल अलग चीज होगी। एक तो हमने कहा कि अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल, वो तो निश्चित था कि यही था। एक सहायक तल है, तो केवल सहायक तल, एक तीसरा तल है। मैं तिरछा कोण पर भी रख सकता हूं ना, मैं किसी भी एंगल पर रख सकता हूं, तो ये तल क्या कहलाएगा? सहायक तल। और बराबर 90 डिग्री पर रखूंगा तो क्या कहलाएगा? सहायक ऊर्ध्वाधर तल। सहायक ऊर्ध्वाधर तल। थोड़ा मोड़ दिया क्या है? सहायक तल। और बराबर 90 डिग्री पर सहायक ऊर्ध्वाधर तल। तो आप कहेंगे सहायक तल। कोई भी अन्य तल जो संदर्भ तल के साथ किसी भी कोण पर बना हुआ सहायक तल कहलाता है। सहायक व्यू क्या होता है? वस्तु का सहायक तल पर प्राप्त प्रक्षेप सहायक व्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? सहायक व्यू। ठीक है, अगला हमारे पास आता है डाईहेड्रल। डाईहेड्रल होता है कि एचपी और वीपी को काटे तो 4 क्वाड्रेंट बने थे, और एक संयुक्त नाम डाईहेड्रल के नाम से उन्हें जानते हैं, जो द्वितल भी कहते हैं, कि उनको मिलाकर एचपी और वीपी से। चतुर्थांश एचपी और वीपी के द्वारा हर एक में क्या बनता है? चतुर्थांश। और चतुर्थांश होता है, टोटल कितने होते हैं? 4। तो 4 द्वितल होते हैं, डाईहेड्रल का निर्माण करते हैं। प्रथम चतुर्थांश क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच। वो आपने जो फोटो देखी थी उसी से ध्यान रखना, ऐसे रटना भी मत है। 0 से 90 डिग्री के बीच। दूसरा क्या होगा? 90 से 180। तीसरा क्या होगा? 180 से 270। चौथा क्या होगा? 270 से 360। ये हमारे पास 4 हैं जो एंगल का मामला गया। जो पहला चतुर्थांश है वो क्या होगा भाई? एचपी के ऊपर वीपी के सामने। दूसरा होगा एचपी के ऊपर वीपी के पीछे। तीसरा एचपी के नीचे वीपी के पीछे। और चौथा है एचपी के नीचे वीपी के सामने।
यही चारों के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये आपको इससे ध्यान रहेगा। अब एलिवेशन या फ्रंट व्यू किसे कहते हैं? एक नाम है कि ये हमारे पास दो नाम कहलाएंगे। ये हमारे पास है एचपी, ये हमारे पास कहलाता है एचपी, और ये हमारे पास कहलाता है वीपी। वीपी पर जो व्यू बनेगा वो क्या कहलाएगा? फ्रंट व्यू। सामने से देख रहे हो, वीपी पर जो व्यू बनेगा सामने से देख रहे हो, क्या कहलाएगा? फ्रंट व्यू। इसका एक और नाम है एलिवेशन। एक और नाम क्या है? एलिवेशन। सामने से देख रहे हो तो क्या है? फ्रंट से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू बनेगा किस पर बनेगा? ऊर्ध्वाधर तल पर। ऊपर से देख रहे हो तो नीचे तल पर बनेगा कि नहीं बनेगा? इस पर। तो ये यहां पर क्या बनेगा? टॉप व्यू। इसका दूसरा नाम है प्लान। टॉप व्यू का दूसरा नाम क्या है? प्लान। टॉप व्यू किस पर बनेगा? क्षैतिज तल पर। टॉप व्यू किस पर बनेगा? से ऊपर से देखोगे, टॉप से देखोगे ना, तो ये तल है क्षैतिज। टॉप से देखोगे तो क्षैतिज तल पर बनेगा, और सामने से देखोगे तो किस पर बनेगा? ऊर्ध्वाधर तल। ऊर्ध्वाधर तल पर बनेगा फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू किस पर बनेगा? क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। और फ्रंट व्यू का अन्य नाम क्या है? एलिवेशन। टॉप व्यू का अन्य नाम क्या है? प्लान। क्या हुआ? एलिवेशन है फ्रंट व्यू के नाम से जानते हो, कर दे, लिख दे, ठीक है। अब प्लान आ जा। अब इसमें क्या होता है? सामने से देखने पर आपको क्या दिखेगा ये भी देख लो। यदि पोडियम है, ये सामने देखोगे तो एक तो आपको इसकी ऊंचाई दिखेगी नहीं दिखेगी? दिखेगी। और एक इसकी क्या दिखी? लंबाई। तो सामने से देखने पर ऊंचाई और लंबाई प्राप्त। लंबाई तो इसकी ये है, और ये इसकी क्या है? ऊंचाई। ऊपर से देखने पर एक तो ऊंचाई प्राप्त होगी, एक है चौड़ाई। साइड से देखोगे तो एक ऊंचाई प्राप्त होगी, एक है चौड़ाई। सॉरी, ऊपर से देखने पर क्या मिला? लंबाई और चौड़ाई। सामने से देखो ऊंचाई और लंबाई। क्लियर? तो ये कह रहा है कि सामने से देखा तो क्या मिला आपको? लंबाई व ऊंचाई। टॉप व्यू देखा तो आपको क्या मिला? लंबाई व चौड़ाई। और साइड व्यू देखा तो आपको चौड़ाई व ऊंचाई। तो साइड व्यू वाला कहां पर बनेगा? तो आप कहेंगे यह है क्षैतिज तल, यह है ऊर्ध्वाधर तल, यह है सहायक ऊर्ध्वाधर तल। इसके ऊपर जो व्यू बनेगा, इसका व्यू तो इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके ऊपर जो व्यू बनेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? सहायक व्यू, ऑक्सिलरी व्यू। साइड व्यू कह दो उसे, तो सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर बनेगा। अब आगे आता है लंब कोण या प्रक्षेप। हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है फर्स्ट एंगल और दूसरा होता है थर्ड एंगल। तो हमारे भारत में या ब्रिटेन में ज्यादातर कौन सा चलता है? फर्स्ट एंगल। अमेरिका के अंदर जो चलता है वो थर्ड एंगल। हमें विशेष रूप से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में ध्यान से देखना है, ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहते किसे हैं? डायग्राम नहीं दिया, चलो। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ये कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा है? वीपी। ये कौन सा है? एचपी। कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर आपने क्या रख दी? वस्तु। मान लो कोई भी वस्तु, यहां वस्तु है। इधर से अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है। कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है, ठीक है। अनंत से प्रकाश किरणें आ रही है, तो मतलब ऑब्जर्वर इधर है कि नहीं है? है। और हमारे पास यहां पर क्या बनेगा? फ्रंट व्यू। क्या बनेगा? सही बात है, ठीक है। तो बताओ वस्तु किसके बीच में आई? ऑब्जर्वर तथा तल के बीच में वस्तु है। ऑब्जर्वर व तल के, ठीक है। दूसरा ये देखो, वस्तु कहां है? ऑब्जर्वर व तल के बीच में। ये हमारे पास क्या है? टॉप व्यू। ध्यान रखना, इस केस में ऊपर क्या बनेगा? फ्रंट व्यू, और नीचे क्या बनेगा? टॉप व्यू। आप ऐसे याद रखो, ऊपर फ्रंट है, नीचे क्या है? टॉप। ये कौन सा एंगल है? फर्स्ट एंगल। एक वस्तु को जब आप यहां रखेंगे
तो हमारे पास कौन सा आएगा? थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल दिया है कि ये वस्तु रही, वो रहा पर्दा, मेरा यहां से पर्दे पर बनाऊंगा तो कौन सा है? फर्स्ट एंगल। अब वस्तु है यहां पर, अब किरणें आ रही है इधर से, सामने तो इधर ही है, इधर से किरणें आ रही है, और तल कहां आ गया भाई? बीच में। तो आप कहेंगे वस्तु तथा ऑब्जर्वर के बीच में तल आ गया, तो वो कौन सा कहलाएगा? थर्ड एंगल। नहीं देखा आपने फिल्मों में कि जो पर्दा लगाया हुआ है, रानी उधर है, देखा ना पद्मावत मूवी में, किसमें दिखाया गया ऐसा है ना, तो वो बीच में पर्दा आ जाता है, जिसके ऊपर आपके जो ड्राइंग का निर्माण होगा या चित्र का निर्माण होगा। जब बीच में पर्दा आ जाता है तो कौन सा एंगल कहलाता है? थर्ड एंगल। यदि किसी व्यक्ति को यहां खड़ा करें, पर्दा उसके पीछे है, वस्तु यहां है, पर्दा उसके पीछे है, तो वो कौन सा है? फर्स्ट एंगल। अब ये थर्ड एंगल हो गया। ये हमारे पास कौन सा व्यू है भाई? फ्रंट व्यू। और अब देखो ऊपर से ये देखोगे कि नहीं देखोगे? टॉप से। तो बताओ पहले कौन आया? पर्दा, उसके बाद वस्तु। जब वस्तु व ऑब्जर्वर के बीच में पर्दा आ जाए, वस्तु व ऑब्जर्वर के बीच में पर्दा आ जाए, यहां तल आ जाए, पर्दा तो समझाने के लिए लिखा, यहां क्या आ जाए? तल। तो बीच में तल आ जाए तो आप क्या कहोगे? ये कौन सा है? थर्ड एंगल। और वस्तु बीच में तो फर्स्ट एंगल, और ऑब्जर्वर में सॉरी तल बीच में तो थर्ड एंगल। ठीक है। अब इसमें तो क्या टॉप फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू नीचे है, इसमें टॉप व्यू ऊपर है और फ्रंट व्यू क्या है? नीचे। ठीक है। अभी हम देखेंगे अंतर, ताकि ये थोड़ा बेसिक बता दिया है। प्रथम कोणीय प्रेक्षक, जब वस्तु को प्रथम चतुर्थांश में मानते हैं तो इस प्रकार के तल वीपी के सामने और क्षैतिज तल के ऊपर होता है, वो प्रथम कोणीय कहलाता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु दर्शक तथा तल के बीच होती है। सामने से देखने पर क्या बनेगा? फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखने पर क्या बनेगा? टॉप व्यू। भारत और यूरोप के देशों में कौन सा ड्राइंग चल रही है? प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी प्रेक्षक में टॉप व्यू कहां बनेगा? नीचे। फ्रंट व्यू कहां बनेगा? ऊपर। तो टॉप व्यू एक्स वाई रेखा के नीचे और फ्रंट व्यू एक्स वाई रेखा के ऊपर बनाया जाता है। साइड व्यू सदैव फ्रंट व्यू के साइड में बनता है। साइड व्यू किसके साइड में बनता है? फ्रंट व्यू। प्रथम कोणीय प्रेक्षक में एक्स वाई रेखा ही ग्राउंड लाइन का कार्य करती है। टॉप व्यू ठीक फ्रंट व्यू के नीचे रखा जाता है। ड्राइंग का इस प्रकार निर्माण किया जाएगा। उसने कहा ये रहा, ये वस्तु है, ये वीपी है, ये एचपी है, और ये साइड व्यू है। उसने कहा कि सबसे ऊपर क्या बनेगा? फ्रंट व्यू, नीचे क्या बनेगा? टॉप व्यू, इधर क्या बनेगा? साइड व्यू। एक बात ध्यान रखें, ये चौड़ाई हमेशा क्या रहनी चाहिए? बराबर। क्योंकि अब इसमें फ्रंट व्यू बनाया तो आपने कहा ये है लंबाई और ये क्या है? ऊंचाई। तो अब टॉप व्यू बनाया तो ये लंबाई और ये क्या है? चौड़ाई। तो बताओ लंबाई लंबाई बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी। अब देखो ये है ऊंचाई, तो ये भी क्या है? ऊंचाई। ये भी क्या होनी चाहिए? बराबर। और फिर ये हमारे पास क्या है? चौड़ाई। और वो कहता है आपको मिलाने की आवश्यकता है नहीं, यदि आप ऐसे मिलाते हैं ना वापस चौड़ाइयों को, तो आपके बराबर अंदर क्या बढ़ना चाहिए? वर्ग। क्योंकि इधर भी चौड़ाई इधर भी चौड़ाई, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बढ़ने का तरीका यही होता है कि भाई ये लाइनें बराबर होनी चाहिए और ये बराबर होनी चाहिए, तो इन दोनों के क्रॉस भी क्या आएंगे? बराबर। ठीक है। ये हमारे पास कौन सा कहलाता है भाई? तो ये हमारे पास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। क्लियर? इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा आपको दिक्कत कर देगा। अब कुछ डाउट है तो वो क्लियर कर देते हैं। अरे रुक जा, पानी पीने चले जाना भाई, मैं ब्रेक दे दूंगा 15 मिनट का। अभी तो टाइम पड़ा ना, 25 मिनट पड़ा है। इधर आ। परेशानी तू कर रहा है। हमारे बैच को क्या है, मैं इस बैच को दे रहा हूं, जो आए थे उनको सबको दी है।
आया तो दी है। और इस बैच में जब अनाउंस हुआ था ना, ड्राइंग पढ़ाने लगा तो उस दिन भी ये अनाउंस हुआ था, जब यहाँ आओगे जब देंगे तभी देंगे, नहीं आओगे तो नहीं देंगे तो नहीं दी। वहां ऑफिस में कुछ नहीं है इसका, अवशेष ही नहीं, भले ही तू घूम के जा, उनके खुद के पास ही नहीं है। एक बार और जा क्या जा। ये तो मैंने क्लास में बोला ना, जो इस क्लास में अटेंड करेगा क्लास के समय जो देंगे वही देंगे। आज के इस चैप्टर की सीट आपको कल दी जाएगी भाई, क्योंकि रात को थोड़ा इमरजेंसी में ये क्लास लगानी पड़ी थी, इस प्रकार शेड्यूल करना पड़ा था ऊपर नीचे, क्योंकि थोड़ा लेट पता चला था। दुरुक सर की सारी क्लास हो गई आपके, हो गई ना, मुझे तो ये बताया नहीं हुई क्या। अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक समान मीटर स्केल का वजन 50 ग्राम है, इसे 70 ग्राम के निशान पर टिकाया गया है। इस पर 40 ग्राम द्रव्यमान को कहां पर रखा जाए कि संतुलन की अवस्था में रहे। 95 सेंटीमीटर पर। कौन कौन से बैच में हो आप? यहीं बैठते ना इस हॉल वाले ने मुझे डाउट पूछा नहीं, बाकी सबने पूछ भी लिया है। इसमें ये डाउट कौन बता सकता है? तुम्हें बताया मैंने, इससे पूछ लेना, मुझे याद आ गया ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये इससे पूछ लेना, इनको बताया हुआ है। स्केल बना के ले जाओगे जल्दी बताएंगे। हाँ, संजय सर से पूछ लेना, वही भी आपको बता देंगे। लगभग सारा काम हो गया, बस फाइनल चेकिंग ही चल रही है। मैथ है, लंबी चौड़ी किताब, फाइनल चेकिंग हर बार ऊपर नीचे मिल जाता कुछ है। मेरे तो क्या है, मेरे आलस से ही रुकी हुई है। किताब का काफी सारा काम हो रहा है, जैसे ये आपके नोट्स दे रहे हैं ना, वो किताब के हिस्से हैं, वो आपको दे रहे हैं, ड्राइंग का जो दे रहे हैं। मेरे आलस से इसलिए रुकी हुई है कि थोड़ा सा 3 एक चैप्टर हैं जो रुके हुए हैं मेरे, लिखे नहीं मैंने, वर्कशॉप कैलकुलेशन के। आलस भी क्या है, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, अभी भी है, 3 चैप्टर लिख ही नहीं पाया मैं। क्या है फिर है ना, उसमें लिखते लिखते में जोर बहुत आता है, पर्सन बैठ के बनाना पड़ता है, तो 20 से 1% बनाते हैं ना तो माथा बन बन करने लग जाता है। कहते ठीक है आज इतने बनाएंगे, वो ये लफड़ा रह जाता है ना। और इसके लिए हमारे पास रेफरेंस के लिए कोई खास किताबें है नहीं। इस हम्म, तकरीबन 100 रखने का विचार रखते हैं, तकरीबन 100। कईयों में ज्यादा भी हो सकते हैं, कईयों में थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जोर ही वर्कशॉप कैलकुलेशन का है। ड्राइंग में तो इतना क्या जोर है, न पढ़ने में आए न आपको खुद को पढ़ने में आए। वर्कशॉप कैलकुलेशन में वैसे जोर कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाने चाहिए, तो बाकी तो आप कर लेंगे। एंड कर दो भाई। क्या क्या सवाल है? मौलिक विद्युत चैप्टर करवाया नहीं? हाँ हाँ, तो करवा देंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ पर कुछ है कि कराए हुआ है, कुछ के नहीं करवाया है। जिनको नहीं करवाया है उनको करवाएंगे, चिंता करनी है नहीं, छोड़ेंगे किसी के है नहीं, ठीक है ना। जो नहीं करवाए गए वो 3 नंबर होल से जो आए हैं उनके नहीं करवाए गए, बाकी जो इधर वाले थे उनके सबके मौलिक विद्युत का चैप्टर करवाया गया है, पता है मुझे। एंड कर दो।